नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्चर। पिछले वीडियो में हमने स्लाइस टूल के बारे में विस्तार से बात की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और फोटोशॉप को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से देखिए। हमने जिस भी टॉपिक को समझाया उसे बहुत आसान और प्रैक्टिकल भाषा में समझाया है। हमारे ये सभी वीडियो क्लिक और व्यू के लिए नहीं है, बल्कि कोर नॉलेज पर आधारित है, ताकि आप सिर्फ टूल ही नहीं बल्कि फोटोशॉप का बिहेवियर भी समझ सकें कि वह किस प्रकार से काम करता है। इसके अलावा यदि आप 3D मैक्स 2026 सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां आपको 3D मैक्स के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। आपका ज्यादा समय न लेते हुए आप सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। आज इस वीडियो में जो हम फ्रेम टूल के बारे में सीखने वाले हैं वो बातें इस प्रकार हैं। फ्रेम टूल क्या करता है और क्यों बनाया गया है? फ्रेम टूल का सही और गलत यूज केस क्या है? फ्रेम टूल का कंटेनर सिस्टम कॉन्सेप्ट। फ्रेम टूल किन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? फ्रेम टूल के सभी शेप ऑप्शन, बॉर्डर आउटलाइन और राउंडेड कॉर्नर कंट्रोल, पॉलीगन फ्रेम का स्टार्ट शेप सिस्टम, परसेंटेज लॉजिक और उसका बिहेवियर, प्रॉपर्टी पैनल और इंसर्ट इमेज सिस्टम, इमेज इंसर्ट वर्कफ्लो, वन क्लिक इमेज रिप्लेस वर्कफ्लो, कस्टम शेप फ्रेम, contextual control bar, import image system, generate image AI system, non-destructive replace workflow, professional template logic, client revision workflow, डिजाइन सेफ्टी सिस्टम, फ्रेम टूल की कोर फिलोसफी। ये सारी बातें हम इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं फ्रेम टूल किस लिए बनाया गया है और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेम टूल का असली उद्देश्य क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। फ्रेम टूल को डिजाइन प्लस रिप्लेस वर्कफ्लो के लिए बनाया गया है, ना कि कॉम्प्लेक्स फोटो एडिटिंग के लिए। इसका मतलब ये हुआ जहां इमेज बार बार बदलनी हो और हम डिजाइन को भी ना छेड़ें। फ्रेम टूल ठीक इसी काम के लिए बना है। फ्रेम टूल डिजाइनर का समय बचाता है क्योंकि इसमें इमेज बदलती है, डिजाइन नहीं। अब सवाल यह उठता है कि फ्रेम टूल आखिर काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक अच्छा सा लेआउट डिजाइन बनाया है। उस लेआउट में आपने अपने प्रोडक्ट की इमेज को हाईलाइट किया है। अब समस्या है कि आपको उस इमेज को बार बार रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप फ्रेम टूल का इस्तेमाल नहीं करते तो हर बार आपको नई इमेज इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसे रिसाइज करना पड़ेगा, उसे कट करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा और फिर सही लोकेशन पर मैन्युअली सेट करना पड़ेगा। यानी हर बार सेम काम आपको बार बार दोहराना पड़ेगा। लेकिन जब आप फ्रेम टूल का इस्तेमाल करते हैं तो यह सारा काम सिर्फ एक क्लिक में हो जाता है। इमेज बदलती है लेकिन डिजाइन जैसे का तैसा बना रहता है। फ्रेम टूल इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बार बार मास्क बनाना, हर इमेज पर क्लिपिंग मास्क दोहराना, क्लाइंट रिवीजन में टाइम वेस्ट, टेम्पलेट में इमेज रिप्लेस करते समय डिजाइन का टूट जाना। असल में फ्रेम टूल इन सभी अलग अलग कामों को एक ही कंटेनर सिस्टम में बदल देता है। फ्रेम टूल का बेस्ट यूज इन सभी जगहों पर होता है। फ्लायर टेम्पलेट्स, पोस्टर्स, सोशल मीडिया क्रिएटिव्स, प्रोडक्ट्स कैटलॉग्स, बैनर्स, इन्वर्टर स्टाइल रीयूजेबल टेम्पलेट्स, बस फोटो बदल दो वाले क्लाइंट वर्क। इसके अलावा फ्रेम टूल हर जगह सही नहीं होता। इन कामों के लिए यह सुटेबल नहीं है। हेयर मास्किंग, सिनेमैटिक फोटो मैनिपुलेशन, लाइट और शैडो मैचिंग, एडवांस रिटचिंग, मैटे पेंटिंग, इन सिचुएशन में लेयर मास्क या क्लिपिंग मास्क ज्यादा बेहतर ऑप्शन होते हैं। फ्रेम टूल स्पीड और रिप्लेस वर्कफ्लो के लिए बनाया गया है और जहां फोटो एडिटिंग डेप्थ चाहिए वहां हमें ट्रेडिशनल मास्किंग की यूज करनी चाहिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, फ्रेम टूल को एक्टिव करने के बाद ऑप्शन बार में इससे संबंधित जो ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। ऑप्शन बार में सबसे पहले आपको फ्रेम के शेप ऑप्शन दिखाई देते हैं। रेक्टेंगल फ्रेम, एलिप्टिकल फ्रेम, ट्रायंगल फ्रेम, पॉलीगन फ्रेम और सबसे लास्ट में है कस्टम शेप। कस्टम शेप के बारे में हम थोड़ी देर बाद डिटेल में बात करेंगे। ये सभी फ्रेम इस बात को श्योर करते हैं कि आपका फ्रेम किस प्रकार का होगा, चौकोर, गोलाकार, एलिप्टिकल, ट्रायंगल या पॉलीगन। यानी आप जिस टाइप के फ्रेम बनाना चाहते हैं उसे यहीं से सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद फ्रेम के लिए बॉर्डर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप डिसाइड करते हैं फ्रेम का बॉर्डर होगा या नहीं, बॉर्डर किस कलर का होगा, बॉर्डर कितने पिक्सल मोटा होगा। इसके अलावा बॉर्डर सेंटर लाइन के अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा या बिल्कुल सेंटर लाइन पर। यह सब यहीं से कंट्रोल होता है। अगर आप फ्रेम के कॉर्नर को राउंड बनाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी दिया गया है। आप जितने पिक्सल का राउंड कॉर्नर चाहते हैं उतनी वैल्यू यहाँ भर दीजिए। यह सुविधा रेक्टेंगल फ्रेम में और ट्रायंगल फ्रेम में और पॉलीगन फ्रेम में मौजूद है। अब आते हैं पॉलीगन फ्रेम पर। पॉलीगन शेप सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ दो एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन
आप यहाँ तय कर सकते हैं कि आपको पॉलीगन में कितने कॉर्नर चाहिए। दूसरा ऑप्शन, यहाँ जो 100% लिखा हुआ दिखाई देता है वह स्टार रेशियो होता है। अगर आपको सिंपल पॉलीगन चाहिए तो इसे 100 पर ही रहने दीजिए, लेकिन अगर आपको स्टार शेप बनानी है तो इस वैल्यू को कम कर दीजिए। जितनी ज्यादा आप इस परसेंटेज को कम करेंगे, पॉलीगन के अंदर वाले कॉर्नर उतने ज्यादा अंदर की तरफ जाएंगे और शेप स्टार की तरफ बनती चली जाएगी। मैं इसका एक एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं। फ्रेम टूल का ऑप्शन बार हमें शेप, बॉर्डर और कॉर्नर बिहेवियर पर पूरा कंट्रोल देता है, ताकि फ्रेम डिजाइन के हिसाब से परफेक्टली फिट हो सके। अभी आप देख सकते हैं यह वैल्यू 100% है। अब सबसे पहले एक फ्रेम बना लेते हैं। जब यह वैल्यू 100% होती है तो फ्रेम इस प्रकार का दिखाई देता है। अब इसी ऑप्शन में वैल्यू को 50 पर सेट कर देते हैं और एक दूसरा फ्रेम बनाते हैं। आप देख सकते हैं यह शेप स्टार शेप में बदल गई है। अगर आप चाहते हैं ये जो कॉर्नर है वो और अंदर की तरफ जाए, तो ऊपर जो परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है उसको कम कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, आप पहले से बनी हुई फ्रेम को लाइव एडिट करके इस परसेंटेज से मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको परसेंटेज बदलनी है तो आपको पहले से बनी फ्रेम को कंट्रोल जेड के माध्यम से कैंसिल करना होगा। फिर ऊपर से पहले परसेंटेज डिसाइड करनी होगी, उसके बाद नई फ्रेम ड्रॉ करनी होगी। यानी पहले वैल्यू डिसाइड, फिर शेप बनाना है। जैसे ही आपकी फ्रेम फाइनल हो जाती है तो यहाँ प्रॉपर्टी पैनल दिखाई देता है। अगर आपके सिस्टम में प्रॉपर्टी पैनल यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मेन्यू बार में विंडो में जाएं, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से प्रॉपर्टी ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। प्रॉपर्टी पैनल के अंदर से आप इस फ्रेम का एग्जैक्ट साइज सेट कर सकते हैं, पोजीशन रिफाइन ट्यून कर सकते हैं। इसके नीचे आपको इंसर्ट इमेज का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल में बताने वाला हूँ। फ्रेम टूल के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए मैंने फ्लायर डिजाइन किया है। इसी फ्लायर के थ्रू हम आगे फ्रेम टूल का प्रैक्टिकल यूज देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको फ्रेम टूल बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद फ्रेम के अंदर इमेज इंसर्ट करना सीखेंगे और फिर एक ही क्लिक में इमेज रिप्लेस कैसे की जाती है वो भी देखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पहले से ही कुछ गाइडलाइन बना रखी है। जब हम फ्रेम बनाते हैं तो फ्रेम इन गाइडलाइन पर अच्छी तरीके से स्नैप हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक फ्रेम बना लेता हूँ। अब फ्रेम तो हमने यहाँ पर ठीक से बना लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ही आप फ्रेम बनाते हैं तो यहाँ प्रॉपर्टी पैनल अपने आप ओपन हो जाता है। प्रॉपर्टी पैनल में नीचे की तरफ इंसर्ट इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलकर देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फाइंड एंड एडोब स्टॉक। यह ऑप्शन आपको सीधे एडोब स्टॉक की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहां से आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है लाइब्रेरीज। अगर आपने इमेज की कोई लाइब्रेरीज बना रखी है तो यह ऑप्शन आपको सीधे वहां ले जाएगा। इसके बाद आता है प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क। यही ऑप्शन हमारे काम का है, तो हम प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क को सिलेक्ट कर लेते हैं। यह ऑप्शन हमें सीधे हमारे इमेज फोल्डर में ले आता है। अगर आपका फोल्डर पाथ सही है तो आप इमेज सेलेक्ट कर लीजिए और ओपन पर क्लिक कर दीजिए। इमेज फ्रेम के अंदर इंपोर्ट हो चुकी है। अब आप मूव टूल की मदद से इमेज को फ्रेम के अंदर प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए क्लाइंट आपसे कहता है इस इमेज को दूसरी इमेज से रिप्लेस कर दो, तो इसके लिए आपको फ्रेम टूल को दोबारा सेट करने की जरूरत नहीं। आप लेयर पैनल में इमेज वाली लेयर पर राइट क्लिक कीजिए, एक पॉपअप मेन्यू खुलेगा। यहाँ से रिप्लेस कंटेंट पर क्लिक कीजिए। अब सही फोल्डर पाथ पर जाकर नई इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए बिना लेआउट को डिस्टर्ब किए, बिना रिसाइज किए, बिना मास्क तोड़े कुछ ही सेकंड में इमेज रिप्लेस हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से फ्रेम टूल की मदद से हमने फास्ट, क्लीन और प्रोफेशनल तरीके से इमेज इंसर्ट की और रिप्लेस की। यही वजह है कि फ्रेम टूल डिजाइन स्पीड और क्लाइंट रिवीजन वर्कफ्लो दोनों के लिए बहुत पावरफुल टूल है। अब आते हैं कस्टम फ्रेम पर। जैसे ही आप फ्रेम टूल के ऑप्शन बार में कस्टम शेप को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ कस्टम शेप से जुड़ा एक और ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। यहाँ जो ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको शेप की कैटेगरीज के हिसाब से कई फोल्डर दिखाई देंगे, जिनके अंदर पहले से ही अलग अलग प्रकार की शेप बनी हुई है। यहाँ ऊपर की तरफ एक गेयर आइकन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस मेन्यू में नीचे की तरफ इंपोर्ट शेप का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके सिस्टम में पहले से कोई कस्टम शेप बनी हुई है तो आप उसे यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से पहले से मौजूद एक शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं माउस से ड्रैग करता हूँ तो उसी शेप के अनुसार यहाँ एक फ्रेम या मास्क बन जाता है।
इस शेप फ्रेम के बनते ही इसके ठीक नीचे एक कॉन्टेक्सचुअल कंट्रोल बार दिखाई देता है। इस बार में सबसे पहला ऑप्शन है जनरेट इमेज, इंपोर्ट इमेज। अगर आपकी इमेज पहले से ही आपके कंप्यूटर के किसी फोल्डर में रखी हुई है, तो आप इंपोर्ट इमेज के ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास कोई इमेज रेडी नहीं है, तो आप जनरेट इमेज पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको जिस तरह की इमेज चाहिए, उसका प्रॉम्प्ट आप यहाँ पर लिख दीजिए। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद जनरेट पर क्लिक कर दीजिए। कुछ ही सेकंड में इमेज जनरेट हो जाएगी और फ्रेम के अंदर दिखाई देने लगेगी। अगर जनरेट हुई इमेज बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, तो मूव टूल को सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शन बार में ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑन होना चाहिए। इसके बाद इमेज को रीसाइज कीजिए। रीसाइज करने के बाद डन बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपकी इमेज कस्टम शेप फ्रेम के अंदर प्रॉपरली सेट हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से हम कस्टम शेप फ्रेम का यूज करके क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल लेआउट बना सकते हैं, जहां शेप भी हमारी है और उस शेप में इमेज रिप्लेस करना अब हमारे टिप पर है, जो कि फास्ट और नॉन डिस्ट्रक्टिव है। दोस्तों, अभी हमारा फोकस फोटोशॉप के सभी टूल को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद फोटोशॉप में जो लेयर, प्रॉपर्टीज, स्विचेस, चैनल जैसे सेक्शन होते हैं, जिन्हें पैनल कहा जाता है, और इसके अलावा इन पैनल के अंदर जो अलग अलग टैब होते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सभी को पहले आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं। जब तक टूल और पैनल का बेस पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाता, तब तक हम क्लियरिटी के साथ सीख नहीं पाएंगे। इसके बाद ही मैं आपको सिखाऊंगा प्रोजेक्ट वर्कफ्लो, क्लाइंट सिनेरियो, इन्वर्टर टेम्पलेट लॉजिक, रियल फ्लायर और पोस्टर बिल्ड, डिजाइन थ्योरी, स्पीड ट्रिक और शॉर्टकट, ताकि आपका बेस इतना मजबूत हो जाए कि काम आपको बोझ ना लगे, बल्कि वो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग गेम बन जाए। और जब ऐसा होगा, तो आपकी क्रिएटिविटी बिना किसी रुकावट के अपने आप आगे बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में इतना ही। आप हंसते खेलते सीखते रहिए। एक बात ध्यान रखिए, जब आप सीख रहे होते हैं, तो उस वक्त आप देश की तरक्की में अपने हिस्से का योगदान दे रहे होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। जब आप हमसे जुड़ेंगे, तो आपको खुद एहसास होगा कि सीखने के लिए सिर्फ टाइम खर्च करना पड़ता है, पैसा नहीं। तो दोस्तों, आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल।